नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग बुक का नाम पूछते रहते हैं, तो यही बुक है किरण इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर एक्सीलेंस, यानी किरण पब्लिकेशन की ही बुक है 2023 के। इसमें हल प्रश्न सहित, जो कि आज मैं एक वीडियो डाली थी हिस्ट्री से संबंधित, जो कि टीजीटी में पूछा गया था, ठीक है, यानी 9th-10th के क्लास में जो आया था हिस्ट्री से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, वो वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 7 देखने वाले हैं। तो पहले बुक आप देख लीजिए। देखिए, NCERT प्लस SCERT बुक है प्रैक्टिस सेट। इसमें 16 टोटल दिए गए हैं, जो कि 15 प्रैक्टिस सेट है और 16वां जो 26 तारीख को पूछा गया था इस बार 9th-10th का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसी का पूरा प्रश्न दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारा पहला प्रश्न है इतिहास से कि मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है या क्या गैर कानूनी है, मैं राज्य की आवश्यकता के अनुसार ही कानून बनाता हूँ। यह कथन किसने कहा है या फिर यह किसका कथन है। देखिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे होंगे तो पूरा स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ऑप्शन देख लीजिए, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या फिर रजिया सुल्तान। तो ये कथन है अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने ही अपने बयान में काजी जो मुगसुद्दीन था उसी के सलाह के जवाब में कहा था कि मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ और मुझे नहीं मालूम कि क्या कानूनी है क्या गैर कानूनी है, मैं राज्य की आवश्यकता के अनुसार ही क्या करता हूँ, तो कानून बनाता हूँ। तो इसका आंसर हमारा हो गया दूसरा। नेक्स्ट प्रश्न है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पास हुआ था। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है कब पास हुआ था, तो ये पास हुआ था हमारा 1855-56 में, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। और इसको किसने पारित किया था, मतलब किसके अथक प्रयास से ये हुआ था, तो ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ था, यानी बनाया गया था 1856 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारा आता है 1878 में किस वायसराय ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था। कौन सा वो था भैया, तो ये तो सभी को पता होगा कि कौन था, लॉर्ड लिंटन था। इसका आंसर सीधे हो जाएगा हमारा दूसरा। अगला प्रश्न सूची 1-2 का सम्मिलित करना है। देखिए एक तरफ क्या दिया है, अच्छा एक तरफ महाकाव्यों के नाम दिया और दूसरी तरफ उनके रचनाकारों के नाम दिया है। तो चलिए मिला लेते हैं हम लोग। महाभाष्य से तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि वो पतंजलि हैं। तो एक हमारा हो गया फोर्थ, कुमार संभव। कुमार संभव किसकी रचना है, तो कालिदास की है। तो बी का कालिदास। अष्टधाई पाणिनि हो गए और अर्थशास्त्र चाणक्य हो गया। तो 4-1 अष्टधाई पाणिनि 2-3, 4-1-2-3। अच्छा ये हमारा फर्स्ट में ही आ गया, तो इसका आंसर हो गया पहला। अगला प्रश्न है यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था। तो मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो इसका हमारा आंसर हो गया तीसरा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। छठा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सिख गुरु के नेतृत्व में सिख राजनीतिक व सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुआ था। तो वो हुआ था गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में। आंसर हमारा हो गया फोर्थ हो गया। आगे बढ़ते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल की परिषद में कौन सदस्य नहीं था। किसमें, तो जो रेगुलेटिंग एक्ट जब स्थापित किया गया था तो उस समय गवर्नर जनरल की परिषद में कौन सा सदस्य वो नहीं था। तो वो कौन सा नहीं था भैया, तो वो हमारा क्रॉसिंस नहीं था। इसका तो नामों नहीं सुने हैं। इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्रॉसिंस की रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित जब किया जा रहा था उस समय कौन कौन थे, तो फिलिप था, फ्लोरिंग था, मानस था, वॉरवेल था। लेकिन ये जो क्रॉसिंस है ये नहीं था। क्लोरिंग कहिए या फिर फ्लेवरिंग कहिए, ये दोनों कभी क दे करके दे देगा, कभी फ दे करके दे देगा, आधा फ। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ की ये सदस्य नहीं था। सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन किसने शुरू किया था। सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन किसने शुरू किया था, तो वो किए थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर। इनका पहला हो गया इसका। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये कब किया गया था, तो 1859 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सूची 1-2 का मिलान करना है। चलिए अब 9th प्रश्न को हम लोग मिला लेते हैं। एक तरफ क्या दिया गया है, देशबंधु चित्तरंजन दास, फिर कस्तूरबा गांधी, स्वरूप रानी, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, राधा देवी, बसंती देवी। इनका मिलान करना होगा। कूट में प्रयोग दिए गए सही सुमेलित कीजिए। देशबंधु चित्तरंजन दास, बसंती देवी, कई लोगों के पत्नियों के नाम तो नहीं दे रखा है, लग तो यही रहा है। जैसे महात्मा गांधी की पत्नी कौन हो गई, कस्तूरबा गांधी। मोतीलाल नेहरू की पत्नी कौन थी, तो मोतीलाल नेहरू की पत्नी थी स्वरूपा रानी, ठीक है। तो डी का तो हमारा यहाँ इनकी पत्नियों के नाम ही दे रखा है। देशबंधु की पत्नी कौन थी, तो वो थी बसंती देवी, ठीक है। एक हमारा हो गया फोर्थ। लाला लाजपत राय की पत्नी कौन बच गई, राधा देवी। तो बी महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी हो गई, मोतीलाल की स्वरूप रानी हो गई। तो देखिए मिलाइए 4-3-1-2। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो ये हमारा किस ऑप्शन में दिया है, दूसरा में दिया है 4-3-2-1। तो भैया सारे क्रांतिकारियों के पत्नियों के नाम भी याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था, तो भूभाग नहीं, क्या था, भूभाग नहीं व्यापार, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नारा था वो था, यह था कि भूभाग नहीं यानी क्या चाहिए, व्यापार भी चाहिए, ठीक है।
अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सोना, चांदी, तांबा हो गया, टीन हो गया, कांसा हो गया, इन सभी का ज्ञान था, मगर लोहा का ज्ञान नहीं था। इसका आंसर क्या हो गया? 3 हो गया। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? वो थे चंद्रगुप्त, और इन्होंने संलग्न विधि के द्वारा अपने प्रांत त्यागे थे, यानी उपवास रह करके। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, और किसके उसमें? तो जैन मुनि जो भद्रबाहु थे, उन्हीं के नेतृत्व में इन्होंने दीक्षा अपना ग्रहण किया था। अगला प्रश्न हमारा है, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था? तो वो किया गया था 1813 चार्टर एक्ट अधिनियम के द्वारा। ठीक है, 1813 ईस्वी के जो चार्टर एक्ट अधिनियम था, इसके द्वारा क्या किया गया था? तो कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे उसको समाप्त कर दिया गया था, किंतु जो चीन और चाय का जो व्यापार था उसको एकाधिकार चलता रहा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दूसरा। अगला प्रश्न है, 1830 की क्रांति के बाद बोरबोन राजवंश के बाद कौन सा राजवंश सफल हुआ था? 1830 की जो क्रांति हुई थी, तो बोरबोन राजवंश के बाद कौन सा राजवंश सफल हुआ था? तो वो हुआ था ऑर्लियंस। ठीक है, इसका नाम याद कर लीजिए, ऑर्लियंस हुआ था सफल। अगला प्रश्न है हमारा, हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया था? तो वो था कौन सा विश्वविद्यालय? नालंदा विश्वविद्यालय था। और हर्ष के समय में जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो बौद्ध धर्म की शिक्षा का क्या था? तो प्रधान केंद्र था, यानी मुख्य केंद्र था। तो इसका आंसर हमारा हो गया 4th। अगला प्रश्न है, किसने एक अलग राज्य के रूप में बिहार की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो वो राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो वो सोमनाथ जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। सोमनाथ किससे संबंधित है? शिव मंदिर से संबंधित है, जिस पर कि मोहम्मद जो गजनी था उसे लूटने के लिए हमला करते रहता था। मुझे भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ था? तो किस भाग में हुआ था? तो वो हुआ था उत्तरी पश्चिमी भाग में। अगला प्रश्न, भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली स्थानांतरित की गई थी 6 फरवरी 1931 ईस्वी में। इसका आंसर क्या हो गया हमारा? 3 हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, असम चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? तो वो था मीर जुमला, और अभी ये चटगांव जो है वो बांग्लादेश में पड़ता है। अगला प्रश्न है हमारा, किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर की संज्ञा दी थी? तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा किसने दी थी महात्मा गांधी को? तो रोमा रोलाम ने दिया था। इसका आंसर हमारा हो गया तीसरा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो वो था दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग था। किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़े को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो वो किया था अलाउद्दीन खिलजी। घोड़े को दागने की प्रथा की शुरुआत की। 24 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? अकबर, विलियम हॉकिंस, जहांगीर, रॉल्फिल्च, शाहजहां, टॉमस रो या फिर औरंगजेब, मानुची। तो इनमें से कौन सही है? तो देखिए, अकबर के समय कौन आया था? तो अकबर के समय आया था रॉल्फिल्च, तो ये तो गलत हो गया हमारा। जहांगीर के समय कौन आया था? तो जहांगीर के समय हॉकिंस आया था, तो ये भी हमारा गलत हो गया। शाहजहां के समय कौन आया था? तो शाहजहां के समय आया था पीटर मुंडी, टॉमस रो नहीं आया था। और औरंगजेब के समय मनुची आया था, तो ये हमारा सही हो जाएगा कि इसके समय में कौन आया था? तो मनुची आया था। अगला प्रश्न हमारा है, 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थी 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। और अगर इनसे इस प्रकार से प्रश्न पूछता है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन? तो सरोजनी नायडू। और अगर सिर्फ प्रथम महिला कर देगा तो वो एनी बेसेंट है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये खत्म होता है हिस्ट्री के 25 प्रश्न। अब शुरू होता है ज्योग्राफी यानी भूगोल के प्रश्न। तो चलिए भूगोल के देख लेते हैं। कोलकाता में यानी 88 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर यदि सूर्योदय प्रातः 6:10 पर होता है, तो मुंबई में 73 डिग्री 0 पूर्वी देशांतर में सूर्योदय का समय क्या होगा? तो देखिए, इसका तो आंसर हो जाएगा सुबह 7:12 होगा। इसको बनाने की विधि देख लीजिए। देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूर्णन करती है। यह घूर्णन गति प्रत्येक देशांतर को पार करने पर 4 मिनट का समय लगता है। 15 देशांतर घूमने पर 1 घंटा समय लगता है। तो प्रश्न के अनुसार इतना था, तो इतना में से माइनस कर दिया तो कितना डिग्री बच गया? 15 डिग्री 30 मिनट बचा। यानी 15 डिग्री में कितना हो रहा था? 1 घंटा हो रहा था, और 4 मिनट का समय लगता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया और 62 मिनट यानी 1 घंटा हो गया। 1 घंटा 2 मिनट हुआ। ठीक है, तो अर्थात 6:10 के आगे 1 घंटा 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 7:12 हो जाएगा इसका आंसर। किसी नदी के खड़े पार्श्व वाली गहरी व संकीर्ण घाटी को क्या कहते हैं? तो वो गॉर्ज कहते हैं। निश्चित सीमा व निश्चित दिशा में तीव्र गति से बहने वाली जलराशि को कहते हैं अपवाह, ड्रिफ्ट, करंट, स्ट्रीम या फिर जेट स्ट्रीम। तो वो कहते हैं करंट। ठीक है, यानी धारा भी कहते हैं इसको, धारा। आगे बढ़ते हैं। पेन ऐसे लेट जाता है। इसका आंसर दूसरा हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? जम्मू कश्मीर जो जिला दरा है, हिमाचल प्रदेश थांगला दरा, उत्तराखंड नथुला दरा, सिक्किम में शिवकिला दरा। तो देखिए, ये वाला पहला तो हमारा सही आंसर हो गया है कि जम्मू कश्मीर में जो जिला दरा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। लेकिन हिमाचल प्रदेश में कौन सा दरा है? तो शिवकिला दरा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। थांगला दरा कहाँ पर है? लद्दाख में है। नाथुला दरा सिक्किम में है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर इसका हो जाता है जम्मू कश्मीर में जो जिला दरा है, क्योंकि यहाँ पर सही पूछा है। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित कथन पर विचार कीजिए तथा कारण, कथन और कारण दिया है।
हिमालय पर्वत शीत ऋतु में उत्तर की ओर आने वाली पवनों से भारत की रक्षा करता है, सही बात है। हिमालय विश्व की सर्वोच्च एवं नवीनतम वलित पर्वत है, दोनों सही है। ए तथा आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। तो यहीं पर आंसर मिल गया, तो पीछे क्यों जाना। तो इसका आंसर हमारा हो गया फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रांड बैंक स्थित है, जो ग्रांड बैंक है वो कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है हमारा उत्तर अटलांटिक महासागर में। आंसर हो गया तीसरा। निम्नलिखित में से कौन सा नगर जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो जापान का मैनचेस्टर जो कहा जाता है वो कहा जाता है ओसाका को। अगला प्रश्न है, फिर यहाँ पर देश और ये दे दिया है। देखिए ऑस्ट्रेलिया का क्या हो जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया में गेहूं उत्पादन होता है, इसका इस प्रकार से मिलान कर लीजिए। बांग्लादेश का जो आता है पहले ना एग्जाम में, उसी को सबसे पहले एक दो तो जरूर ही याद रहता है, तो बांग्लादेश का जूट हो जाएगा। अब क्यूबा का क्या होता है, तो क्यूबा का गन्ना हो गया और मिस्र का हो गया कपास, ठीक है। तो इस तरह से हमारा मिलान हो गया। तो फर्स्ट का आ गया हमारा 3, सेकंड का 4 हुआ, फिर हो गया यानी 3 4 2 1, 3 4 2 1 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। 3 4 1 2 दूसरा में, इसका आंसर क्या हो गया, दूसरा हो गया। 34 प्रश्न है, वायुमंडल संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक भाग है, तो वो तो नाइट्रोजन का है सबसे अधिक भाग, उसके बाद आता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और फिर आर्गन आता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का कितना भाग है, तो 78.8% है। तो इसका आंसर हमारा हो गया दूसरा। डोलड्रम निम्नलिखित अक्षांश रेखाओं के मध्य है। डोलड्रम जो है, डोलड्रम को शांत पेटी भी कहा जाता है, किन अक्षांश रेखाओं के बीच स्थित है, तो वो स्थित है 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर, यानी इसका आंसर हमारा हो जाएगा तीसरा। अगला प्रश्न है, मलेशिया प्रसिद्ध है, तो मलेशिया रबर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, रबर की बागवानी कृषि के लिए प्रसिद्ध है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत है लगभग कितना है, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का, तो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो वनाच्छादित है वो है 7%। इसका आंसर क्या हो गया, 7 हो गया। इसको थोड़ा देख लीजिए। देखिए यहाँ पर जो आंकड़े दिए हुए हैं कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार अविभाजित राज्य में वन क्षेत्र 29,226 वर्ग किलोमीटर में फैला था, जो कि कुल भूभाग क्षेत्रफल का 16.8% था, ठीक है, कुल भूभाग क्षेत्रफल का। यहाँ पर अब क्या बोल रहा है कि विभाजन के बाद मात्र 6.67% भूभाग वन आच्छादित है। वर्तमान में 14वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार यानी 2015 के अनुसार बिहार के कुल 94,163 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है, भौगोलिक क्षेत्र के 6473 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र में ही वन फैला हुआ है, जो कुल क्षेत्र का 6.90% है। तो वहीं वहाँ पर लगभग अप्रॉक्स में 7% लिख दिया है, ठीक है। तो ये सारे डाटा को आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो गया 7%। अपडेट हो लीजिएगा इन सब, ये जो वन के प्रतिशत कितने हैं इन सभी को आप लोग एक बार देख लीजिएगा। सूची 1 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। फिर यहाँ पर आ गया, यहाँ पर लोहा जहाँ पर उत्पादन होता है एक तरफ दे दिया है और एक तरफ दिया है देशों के नाम, किस क्षेत्र में किस देश में लौह अयस्क पाया जाता है यानी उत्पादन होता है। चलिए देखते हैं कौन से क्षेत्र में कहाँ पाया जाता है। मध्य तटीय प्रक्षेप का ये प्रदेश में कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में लौह अयस्क। फ्रांस के किस भाग में पाया जाता है, तो फ्रांस के पाया जाता है लॉरेन भाग में, लॉरेन पठार में। जो लॉरेन पठार कहाँ है, फ्रांस में है। किरूना कहाँ पर है, तो किरूना जो है वो है स्वीडन में, ठीक है। तो किरूना कहाँ है, स्वीडन में है। और मेसाबी बच गया, तो मेसाबी जो है हमारा वो है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट का क्या है 3 4 1 2, 3 4 1 2, इसका ऑप्शन हो गया तीसरा। ये सभी याद करने वाले हैं कि हाँ भाई इस क्षेत्र में किस देश में कौन सा क्षेत्र पाया जाता है और कहाँ पर लोहा उत्पादन होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये दिया हुआ है कि मध्य तटीय जो क्षेत्र है वो कहाँ का है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। किरूना कहाँ का है, तो किरूना स्वीडन का है। लॉरेन पठार तो फ्रांस का है और मेसाबी जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का है। तो इसको आप लोगों को याद करना होगा। आगे बढ़ते हैं। जबलपुर नगर किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो तो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, परत अपर्दन में गहरी नालियाँ बनती हैं। तो देखिए असत्य पूछा है तो असत्य हमारा यही हो जाएगा, ठीक है। इसको एक बार देखते हैं। दूसरा ऑप्शन था चिक्का मिट्टी में कण बहुत महीन होते हैं, सही है। काली मिट्टी को रूसी भाषा में चरनोजम कहा जाता है। ज्वालामुखी क्रिया से बनने वाली मिट्टी ज्वालामुखी मिट्टी कहलाती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा कि परत अपरदन में गहरी नालियाँ बनती है। ये क्या है, ये कथन गलत है। अगला प्रश्न हमारा आ गया 41 प्रश्न है। सामान्य दशाओं के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक दिन नदीय क्रिया द्वारा उत्पन्न लक्षणों का सही क्रम, यानी यहाँ पर जो क्रम है वो दर्शाता है। ये इसका कहने का मतलब है प्रश्न का। जलप्रपात, विसर्प, रोधिकाएँ, नदी वेदिकाएँ, गोखुर झीलें। तो चलिए सीधे सीधे आंसर पर ही चलिए कि इसकी जो क्रमिक है वो है पहले जलप्रपात, फिर नदी वेदिकाएँ, विसर्प, फिर वेदिकाएँ और फिर गोखुर झील का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो गया तीसरा। अगला प्रश्न है उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिणी अमेरिका के मध्य चिली और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी छोर के तटीय क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो वो जलवायु पाई जाती है भूमध्य सागरीय जलवायु। आंसर क्या हो गया हमारा, दूसरा हो गया। अगला प्रश्न है सही कथनों का चयन करना है। माउंट केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है, सही बात है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में स्थित है, ये भी बहुत बड़ा डेल्टा है। और जो सुंदरबन है वो क्या है, तो सुंदरबन हमारा
बांग्लादेश, दूसरा है सुंदरबन पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो ये भी बात सही है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है, सुंदरबन डेल्टा में स्थित है और यह एक बाघ संरक्षित क्या है, जैवमंडल रिजर्व है। ठीक है। तीसरा है हमारा परमाणु आपदा दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है। कैक्टस के पौधे सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या बोल रहा था कि सही कथन को चुनना है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि यही सिर्फ गलत है, ये सदाबहार वन में नहीं पाया जाता है, जो कैक्टस के पौधे होते हैं, बाकी तीनों ये क्या है, सही है, ये गलत है। तो ए बी सी यहाँ पर सही कथन ही चुनना था, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा तीसरा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित समूहों में कौन सी जनजातियाँ अपना जीवन यापन खाद्यान्न संग्रह तथा शिकार से करती है, यानी खाद्य संग्रह करती है और शिकार से भी करती है। तो बुशमैन, पिग्मी, एस्किमो, मसाई, किर्गिज, बोरो, पिग्गी, एस्किमो, किर्गिज, बोरो, बुशमैन तथा मसाई, वो कौन सी जनजातियाँ हैं जो अपने खाद्य को संग्रह भी करती है, किसके द्वारा, शिकार के द्वारा। ठीक है। तो वो है बुशमैन, पिग्मी और एस्किमो जनजाति। ठीक है। इसके बारे में देख लीजिए। देखिए, बुशमैन दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं। तो देखिए, कालाहारी में बुशमैन जो जनजाति है वो रहते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय क्या है, आखेट व जंगली वनस्पति को एकत्र करना। पिग्मी कांगो बेसिन के बेल्जियम, कांगो, गैबन, युगांडा आदि में निवास करते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय क्या है, तो आखेट यानी शिकार करना। और एस्किमो टुंड्रा प्रदेश में निवास करते हैं तथा इनका मुख्य व्यवसाय है शिकार करना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट। देखिए, फिर से आ गया सूची। झील एक तरफ दिया है, एक तरफ राज्य दिए हैं। बुलर झील कहाँ है, तो वो तो जम्मू कश्मीर में है, ये तो सबको पता हो जाएगा। लोनार झील महाराष्ट्र में है। पुलिकट तमिलनाडु में। और लोककटक झील जो है मणिपुर में है। देखिए, मणि को अगर हम दांत से कट करेंगे तो तोड़ेंगे तो कैसा आवाज आएगा, कट कट कटक कटक आएगा ना। तो लोककटक झील जो है मणिपुर में है। तो एक हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया और 1 हो गया। 2 4 3 1। चलिए देख लेते हैं कूट में, 2 4 3 1। इसका आंसर हमारा हो गया चौथा। आगे बढ़ते हैं। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं चावल, गेहूं एवं मक्का। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। इसका आंसर हमारा फर्स्ट हो गया। कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित प्रांतों से होकर नहीं गुजरती। अच्छा, कर्क रेखा जो है किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती। कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिसमें से कि मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, ये तीनों सही है, लेकिन उत्तर प्रदेश जो है वहाँ से ये कर्क रेखा हमारी नहीं गुजरती है। तो नाम याद कर लीजिए शुरुआत से। चलिए, गुजरात हो जाता है, राजस्थान हो जाता है, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। एक दिया हुआ रहता है, या फिर आप यूट्यूब पर भी सुने होंगे, मित्र के मुंह पर गमछा झाड़। ठीक है। तो इसको आप याद कर लेंगे तो ये 8 आपको नाम याद हो जाएगा, कर्क रेखा जिन राज्यों से होकर के गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए तथा कारण को ध्यान में रखकर सही कूटों का उत्तर का चयन करना है। बृहद मरुस्थल निम्न अक्षांशों पर अवस्थित होते हैं। कथन क्या दिया है, महाद्वीपीय विस्थापन के फलस्वरूप वे उच्च अक्षांशों से हटकर निम्न अक्षांशों में आ जाते हैं। अब इनको बताना है कि क्या ए सही है, क्या बी सही है। ए और बी दोनों सही है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं कि ए और आर दोनों सही है, परंतु जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ग्रीष्मकालीन वर्षा की मात्रा को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित शहरों का वर्षा के संदर्भ में कौन सा अनुक्रम सही हो। अच्छा, वर्षा के अनुसार अब यहाँ पर बताना है कि कहाँ पर कितनी वर्षा होता है। ठीक है। तो कोलकाता में कितना होता है, तो 120 सेंटीमीटर, अहमदाबाद में 95 सेंटीमीटर, इलाहाबाद में 95 सेंटीमीटर, और जो हमारा हो गया अहमदाबाद वहाँ पर 54 सेंटीमीटर। कोलकाता में कितना था, 120 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमारे ये सही दिया हुआ है, बड़ा बड़ा कर करके। तो आंसर हमारा हो जाएगा दूसरा। 50 प्रश्न है, सूची फिर यहाँ पर दे दिया। चलिए इसको भी देखा है। स्थल और एक तरफ प्रक्रिया दे रखा है। ठीक है। प्राकृतिक तटबंध ये किसमें आएगा, एस्कर, प्लेजे, बरकान। तो प्राकृतिक तटबंध की प्रक्रिया क्या होती है, नदी से होती है। एस्कर की किससे होगी, तो एस्कर की हमारी होगी हिम नदी से। ठीक है। एस्कर हमारा हिम नदी से हो गया। प्लेजे किससे हो गया, प्लेजे हो गया कस्टर्ड से। और बरकान जो हो गया वो मिल गया हमारा बातोड़ में। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, इस प्रकार से मिलान करना था। तो 3 हो गया, 3 के बाद क्या आ गया, दूसरा का 4, 3 4 2 1। चलिए कूट में देख लीजिए, 3 4 2 1 किस में दिया हुआ है, 3 4 2 1, वो हमारा ऑप्शन है तीसरा। आते हैं। संविधान के कौन से संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो देखिए वो सन 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इसका आंसर क्या हो गया, हमारा पहला हो गया। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था। तो वो तो सभी को पता होगा, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। भारतीय राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। राष्ट्रपति के संबंध में बोल रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, वह राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, वह अपनी शक्ति का वास्तविक रूप से प्रयोग करते हैं, नहीं, वह सीधे लोगों द्वारा चुने जाते हैं, या फिर वह देश के औपचारिक मुखिया होते हैं। तो इसका सही जो आंसर होगा कि वह देश के औपचारिक मुखिया होते हैं। सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा निम्नलिखित में से किसे अधिक महत्व दिया गया है।
समाज को, राष्ट्र को, राज्य को या फिर संसार को? तो क्या था? सर्वाधिकारवाद में राज्य को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। इसका आंसर क्या हो गया? तीसरा हो गया। सामाजिक आर्थिक उपबंधों का वर्णन भारतीय संविधान के किस शीर्षक के अंतर्गत मिलता है? सामाजिक आर्थिक उपबंधों का वर्णन पूछ रहा है। नागरिकता उपबंधों में, नीति निर्देशक तत्वों में, संघीय व्यवस्था के उपबंधों में या फिर सर्वोच्च न्यायालय के उपबंधों में? तो देखिए इसका किस में मिलता है? तो इसका जो मिलता है वो मिलता है नीति निर्देशक तत्वों में। सामाजिक आर्थिक उपबंधों का वर्णन किस में मिलेगा? नीति निर्देशक तत्वों में मिलेगा। जस्टिस शब्द जस से निकला है। जस का संबंध निम्नलिखित में से किस भाषा से है? तो वो लैटिन भाषा से। अधिकतर जो भी शब्द लिए गए हैं ना, लैटिन भाषा से ही हुई है। जस्टिस से हुई है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना, वेदना या फिर बांधना। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन है? तो वो है 7वीं अनुसूची में। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, शक्तियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसका आंसर क्या हो गया? तीसरा हो गया। अगला प्रश्न है, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा है? तो देखिए किसको कहे हैं? अनुच्छेद 32 को कहे। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की संविधान के किस अनुच्छेद समूह में न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति प्राप्त होती है? सर्वोच्च न्यायालय के किस अनुच्छेद में है ये, जिसमें कि न्याय पुनर्वालोकन की शक्ति क्या है तो प्राप्त होती है? ठीक है, तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 13, 251 और 254 में। इसका आंसर तीसरा हो गया कि 13, 251 और 254 में न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं। हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की गई है? नकारात्मक, सकारात्मक, 1 और 2 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए 1 और 2 नकारात्मक भी है और सकारात्मक भी है। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है जो कि धर्म की स्वतंत्रता है 25 से 28 के बीच रखा गया है जिसको, ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? तीसरा हो गया। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? तो वो कहा गया है अनुच्छेद 48 के क में देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन की बातें कही गई हैं। इसका आंसर क्या हो गया? दूसरा हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संघीय सरकार की विशेषताएं हैं? संघीय सरकार की विशेषताएं पूछ रहा है कि कौन सी है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? 2 और देखिए शक्तियों का विभाजन हो गया और एक है स्वतंत्र न्यायपालिका। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 4, यानी कूट में दिया हुआ है, तो इसका आंसर 2 और 4 हो गया। अगला प्रश्न है 73 प्रश्न है, किस संविदावादी विचारक ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता और सुरक्षा की अवस्था के रूप में किया है? तो किसने किया है? तो वो लॉक ने किया है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? हमारा दूसरा हो गया। अगला प्रश्न है, राजनीति के बिना इतिहास निसफल है, इतिहास के बिना राजनीतिक निर्मूल है, यह कथन किसका है? तो ये कथन सीले का है। इसका आंसर क्या हो गया? हमारा दूसरा हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस सदस्य को निषेधाधिकार यानी वीटो शक्ति प्राप्त नहीं है? चीन, रूस, ब्रिटेन या फिर जर्मनी? तो किस सदस्य को भैया? तो वो जर्मनी को ये वीटो शक्ति प्राप्त नहीं है। भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? तो वो करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर थे। भूतपूर्व राजाओं के विशेषाधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? तो वो किया गया है 26वां संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया है। हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, तो वो होते हैं राज्यपाल। और 80 हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा शब्द जोड़ा गया था? समाज, स्वतंत्रता एवं न्याय, स्वतंत्रता एवं भातृत्व, समानता एवं न्याय, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता। तो कौन सा जोड़ा गया था? तो इसमें जोड़ा गया था चौथा, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये हमारे 80 प्रश्न जो कि सामान्य विज्ञान से थे, यानी विषय से संबंधित थे। अब सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्नों को देख लेते हैं। अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? 5, 6, 3, 4। तो वो लड़े थे 4। इसको आप लोग देख लीजिए। देखिए, आंग्ल मैसूर युद्ध 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान ब्रिटिश एवं मैसूर के शासकों के बीच 4 सैन्य टकराव की एक श्रृंखला, यानी 4 बार ये लड़ा गया था युद्ध। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? ये मिलान करने के लिए भी देता है, तो सन भी याद रखना बहुत जरूरी है। तो पहला कब हुआ था? तो पहला हुआ था 67 से 69 के बीच, यानी 1767 से 69 तक चला था। द्वितीय आंग्ल हो गया, द्वितीय कब हुआ था? तो 1780 से 84 तक हुआ था। तृतीय आंग्ल युद्ध 1790 से 92 तथा चौथा जो आंग्ल युद्ध था वो 1799 में हुआ था। तो इस प्रकार से आंग्ल और मैसूर युद्ध कितने हुए? 4 हो गए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार वर्णित है? तो वो भाग 3 में वर्णित है। 6 प्रकार के अधिकार है ना, जो कि भाग 3 में वर्णित है। आगे अगला प्रश्न, बरगद के पेड़ का वनस्पतिक नाम क्या है? तो बरगद के पेड़ का वनस्पतिक नाम फाइकस बेगलेसिस है। क्या है? फाइकस बेगलेसिस। इसका आंसर हमारा हो गया फर्स्ट। 84 प्रश्न है, 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 1931 में पूछ रहा है, तो वो बने थे वल्लभ भाई पटेल। आंसर हो गया हमारा पहला।
तारे रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं? तो नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है तारे रात में टिमटिमाते हैं। 86 प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? केरल है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया था? तो वो लागू किया गया था 1961 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब प्रक्षेपित किया गया था? आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब किया गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को किया गया था। व्यापकता का सिद्धांत नीति किसने तैयार किया था? तो व्यापकता का सिद्धांत नीति जो है ये किसने किया था? तो वो लॉर्ड डलहौजी था। ये तो बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन हमारा। लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत की समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की पूरी समुद्र तटीय रेखा कितनी है? तो वो है 7517। ये एनसीईआरटी में इतना ही दिया हुआ है, तो इसको याद रख लीजिए 7500। ऐसे हम लोग याद करते हैं 7516.6, लेकिन यहाँ पर एनसीईआरटी में 7517 दिया है, तो ये भी चलेगा हमारा अगर ऑप्शन यहाँ पर ये है तो। देखिए, मुख्य भूमि लक्षद्वीप समूह के समुद्र तट एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कुल लंबाई 7516 भी बोली थी ना, 0.6 है, तो इसी को 7517 लिख दिया है, किलोमीटर है। हिमालय द्वारा भारतीय प्रायद्वीपीय को एशिया की मुख्य भूमि से अलग किया गया है। भारत पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। तो इसके आगे अब 91 से मैथ अब यहाँ से मैथ के प्रश्न शुरू हो जाते हैं 95 तक। तो चलिए 96 से देखते हैं। देखिए, मैथ के इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एक तो औसत हो गया, एज आयु से आता ही है, और पार्टनरशिप का भी आता है। तो 2-3 जो मैथ हो गए, औसत हो गया, लाभ हानि हो गया, इन सभी को आप लोग 2-3 पॉइंटों को देख लीजिएगा, उनके फार्मूलों को देख लीजिएगा, जिससे कि आपके मैथ के भी प्रश्न बन सके। अब आता है हमारा 96, कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार क्या है? मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है OLE का? तो वो होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। क्या होता है? ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग होता है। गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, हरदयाल सिंह, लाला लाजपत राय। तो सह संस्थापक कौन थे? तो वो थे हरदयाल सिंह। कब हुई थी गदर पार्टी की स्थापना? तो वो हुई थी अमेरिका में 1913 ईस्वी में। ठीक है, इसको भी आप लोग याद कीजिएगा। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था? तो वो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ही चलाया गया था। इसका आंसर हमारा 4th हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, एक विलय चॉक पाउडर के साथ अभिक्रिया करने पर एक गैस का निर्माण करता है जिससे चूने के पानी का रंग दुधिया हो जाता है। उस विलय में क्या होता है? तो उस विलय में क्या होता है? तो वो होता है SCI। क्या होता है? फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किए हैं। अगला प्रश्न है, डैश ने ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपियों की व्याख्यात किया जिनका उपयोग पहले के शिलालेखों में किया गया था। मतलब इसकी व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? तो वो किए थे जेम्स प्रिंसेप ने। किसने किया? जेम्स प्रिंसेप। इसका आंसर हो गया हमारा फर्स्ट। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले कौन आता है? यहाँ पर 6ठा पूछा है, सबसे पहले कौन आता है? तो सबसे पहले रूस हो गया, फिर कनाडा हो गया, फिर अमेरिका, फिर चीन। देख लीजिए एक बार। देखिए, यहाँ पर ये डाटा दिया गया है, रूस का, कनाडा है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत तो 7वें नंबर पर आता ही है। उसके बाद आ गया अर्जेंटीना 8वें नंबर पर, 9वें पर है कजाकिस्तान तथा 10वां पर है अल्जीरिया। यानी 10 देशों का यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो भारत का याद कर लीजिए कि 7वें पर है। उसके बाद 6ठा पर आ गया ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राज़ील, चीन, अमेरिका, कनाडा और रूस। तो हमारा 6ठे पर पूछा था, तो 6ठा पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। अगला प्रश्न है, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए डैश के रूप में टूट जाते हैं। तो ऊर्जा प्रदान करने के लिए किस रूप में टूट जाते हैं? तो ATP के रूप में टूट जाता है। इसका आंसर क्या हो गया हमारा? तीसरा हो गया। अगला प्रश्न, वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत योजना का आरंभ कहाँ से किया गया था? तो आयुष्मान भारत योजना का आरंभ किया गया था झारखंड से। इसका आंसर हमारा हो गया दूसरा। पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है? तो ये तो ओजोन परत हो गया, और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो ये भी ध्यान में रखिए। 3 संख्याओं में से यहाँ से अब देखिए पहले मैथ आ गया। ठीक है, तो मैथ को तो देखते चलिएगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला। 7वां का कौन सा आंसर हो जाएगा? तो 107 का आंसर हमारा हो गया। देखिए, इस प्रकार से लाभ हानि का भी एक प्रश्न दे दिया, तो 7 का आंसर इसमें तीसरा हो जाएगा। 8 का आंसर क्या हो जाएगा? मतलब मैथ को आप लोग देख लीजिए, यहाँ से ये इसी प्रकार के मैथ पूछा जा रहा है। चलिए हम लोग अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, चलिए, सैनिक विद्रोह के दौरान कौन गवर्नर जनरल था? तो वो तो लॉर्ड कैनिंग था। सैनिक विद्रोह कब हुआ था? 1857 ईस्वी में, और उसमें कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आ जाता है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है वियना में। कहाँ स्थित है? वियना में है। किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा गया है? किस नदी के विस्तार क्षेत्र को कहा गया है क्या? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2, तो वो कहा गया है ब्रह्मपुत्र नदी को। अगला है प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को डैश ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विन्यासित किया गया है? कितने स्तंभों में विन्यासित किया गया है? तो वो किया गया है 18।
आंसर हमारा हो गया पहला। चिपको आंदोलन की तरह निम्नलिखित में से किसका लक्ष्य उत्तर कन्नड़ जिलों में वनों की रक्षा करना है? मतलब कहाँ पर पूछ रहा है? उत्तर कन्नड़ जिलों में, ठीक है। तो वो अपिक्को आंदोलन का, ठीक है, उसका भी लक्ष्य इसी प्रकार का है, पेड़ बचाने के लिए। अगला है राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम क्या बनाता है? तो राइबोसोम हमारा बनाता है प्रोटीन। क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, यानी 56-61 में जो दूसरी पंचवर्षीय योजनाएं थी, जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? दुर्गापुर इस्पात, बोकारो इस्पात। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर हमारा हो जाएगा, आगे ऑप्शंस देख लें। तीसरा है भिलाई इस्पात, राउरकेला इस्पात। तो किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात का निर्माण किया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय। भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? कौन सा वो वायसराय था जो स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल किया था? तो वो किया था लॉर्ड रिपन। आंसर हो गया हमारा पहला। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित किस सार्वजनिक क्षेत्र को उद्यम को महारत्न का दर्जा प्राप्त है? अच्छा, कौन सा ये इनमें से जो सार्वजनिक क्षेत्र है जिसको कि उद्यम का महारत्न का दर्जा प्राप्त है? तो वो प्राप्त है हमारा भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम को, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को। धुंधला दिखाई दे रहा है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को, भारतीय वियतनाम को। तो ये प्राप्त है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को। क्या? तो सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम महारत्न का दर्जा प्राप्त है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को, ठीक है। एंड हमारा लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन नेताओं ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान ने किया था। इसका आंसर हमारा हो गया तीसरा। देखिए, ताशकंद घोषणा 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध को हल करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच क्या था? एक शांति समझौता था। इस पर 10 जनवरी 1966 को भारत के प्रधानमंत्री उस समय लाल बहादुर शास्त्री थे और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति अयूब खान थे, उनके द्वारा ये हस्ताक्षर किया गया था। तो ये हमारा 7वां प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए।